नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत पढ़ी जाती है। इसमें हमारी इकाई है जनसंचार माध्यम और लेखन। भाग 3 अध्याय 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार के बारे में कि विशेष लेखन की क्या भाषा शैली होती है, विशेष लेखन और बीट में क्या अंतर होता है, ये हम पढ़ते हुए पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा। बच्चों, आज हम विशेष लेखन की शैली की बारीकियों के बारे में जानेंगे। उसकी शैली की क्या बारीकियां होती है और उसे हम आर्थिक क्षेत्र में जानेंगे। किस में जानेंगे? आर्थिक क्षेत्र में। तो देखो बच्चों, आर्थिक क्षेत्र में आता है कारोबार और व्यापार। क्या आता है? कारोबार और व्यापार, जो मतलब व्यापार होता है, बिजनेस जिसको हम कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह अखबार में इसके बारे में छपता है, कौन सी शैली में लिखा जाता है, उस शैली की क्या बारीकियां होती हैं। शब्दों को हमने पिछली कक्षा में देखा था, व्यापार से संबंधित शब्द आए थे। तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ये इस तरह आवक, जावक, निर्यात, निवेश, ये सब शब्द हमारे पिछली कक्षा में आए थे। तो उसी के बारे में अखबारों में ये किस तरह इनके समाचार छपते हैं, उसकी कैसी शैली होती है, किस प्रकार ये विशेष लेखन होता है, इसको आज हम यहाँ जानेंगे। तो देखो बच्चों, अगर आप रोज़ समाचार पढ़ते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार पत्र कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है ना। अखबार 10 पन्नों का आता है, 12 का, 14 का, 15 का, इतने पेज का अखबार आता है। उसमें से कुछ तो शुरू में तो महत्वपूर्ण खबरें होती है, फ्रंट पेज पर जो बहुत ही विशेष खबरें होती है। उसके बाद में क्या होता है, हमारा जो लोकल जिले का अखबार होता है, शहर का पेज होता है, मतलब ये अलग अलग पेज होते हैं। महानगर का पेज होता है, उसके अलावा एक खेल का पेज होता है, और एक कारोबार व्यापार से अर्थ से संबंधित पेज होता है, एक मनोरंजन से संबंधित पेज होता है, एक स्वास्थ्य से संबंधित पेज होता है। तो इस तरह बहुत सारे पेज होते हैं अखबार में। उनमें से क्या होता है कि कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए एक अलग से पृष्ठ होता है। कुछ अखबारों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं आमने सामने के। आपने देखा है बहुत सारे अखबारों में एक खेल पृष्ठ होता है, फिर उसके जस्ट बाद में ही कारोबारी यानी आर्थिक से जो संबंधित, अर्थ से संबंधित जो पेज होता है वो होता है। लेकिन कई अखबार ऐसे होते हैं जिनमें 2 पेज होते हैं जो कि किसी आर्थिक खबरों से संबंधित होते हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल का प्रश्न ना हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही है। हम क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है कि हम अखबार को पढ़ें। हम कोई दैनिक जो घटनाएं घटती है उसको तो जानना चाहते ही हैं। उसके अलावा हम अपना जो कार्यक्रम हमारा जो चल रहा है, हमारा जो काम है, हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। देखो बच्चों, कई वैकेंसीज के जो आते हैं वो भी पेज आते हैं कि बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। नौकरियों में भर्तियों के पेज आते हैं, सरकारी नौकरियों में भर्तियों के पेज आते हैं। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी के भर्ती के पेज आते हैं। अगर ये सब चीज़ नहीं आए, खेल प्रश्न नहीं आए, कारोबार से संबंधित प्रश्न नहीं आए, तो वो अखबार पूरा नहीं होता है। तो देखो, इसकी वजह यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है। ये तो आप भी जानते हो, बिना पैसे के कुछ नहीं होना आज का जो समय है उसमें। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इसका खास महत्व है। हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसे जमा कराते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में योजना बनाते हैं, या कुछ भी ऐसा सोचते हैं या करते हैं जिसमें आर्थिक फ़ायदे, नफ़ा नुकसान आदि की बात होती है। तो इन सब का कारोबार और अर्थ जगत से संबंध जुड़ता है। पैसा आता है, पैसा जाता है, निवेश होता है, बचत की जाती है, खर्चा किया जाता है, या किसी भी कारोबार के बारे में हम सोचते हैं या कोई भी काम करने के बारे में हम सोचते हैं, तो क्या होता है, ये सब अर्थ जगत से संबंध जुड़ता है। किससे जुड़ता है? अर्थ का मतलब यहाँ है पैसे से। अर्थ जगत से यहाँ सबका संबंध जुड़ता है। आप देखो, यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफ़ी पाठकों की रुचि होती है। एक सामान्य गृहिणी जो होती है, जो केवल घर में रहती है और घर के कामकाज करती है ना, वो हमारे लिए सर्वोपरि होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एक व्यापारी भी होती है, वो एक सरकारी नौकरी करने वाली महिला भी हो जाती है, और वो हर तरीके का काम करने वाली महिला होती है। और यदि वो अखबार नहीं पढ़े तो उसको कैसे पता चले कि किस चीज़ का, दाल का क्या भाव हो गया, आटे का क्या भाव हो गया, इन सब चीज़ों के सब भावों को जानने के लिए वो अखबार ही पढ़ती है। तो इस तरह हम यहाँ कह सकते हैं कि चाहे व्यक्ति कोई भी हो, चाहे सामान्य गृहिणी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, सबको अर्थ से संबंधित खबरें पढ़ने की बहुत रुचि होती है इसमें। क्यों? क्योंकि इससे हमारा दैनिक जीवन चलता है। तो अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफ़ी पाठकों की रुचि होती है। आप देखो, हम एक गतिविधि करेंगे। ये व्यापार टाइम्स है जो कि यहाँ पढ़ते हुए दिखाया गया है। कई अखबार ऐसे होते हैं बच्चों जो केवल अर्थ जगत से जुड़े हुए आते हैं, उसमें सारे पेज ही इसी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये जो अखबार है, इसका पूरे का नाम ही व्यापार टाइम्स है। आप देखो, 2 अखबारों में ये गतिविधि आपको क्लास में करनी है कि 2 अखबारों में कारोबार और अर्थ जगत के पृष्ठ को ध्यान से पढ़िए। अलग अलग 2 अखबार लीजिए,
उनमें प्रकाशित खबरों की एक सूची बनाइए। जो अर्थ जगत का और कारोबार का जो पृष्ठ है उसमें से मतलब जो समाचार आए हैं 2 अखबारों को, उनमें अंतर कीजिए और दोनों की अलग अलग खबरों की सूची बनाइए। उन खबरों की भाषा में जो इस्तेमाल शब्दों की भी एक सूची बनाइए कि उन खबरों की भाषा में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं। बिकवाली है, आड़त है, लुढ़का है, उछाल आया है, निवेश है, सूचकांक है, शेयर है, ये बहुत सारे शब्द आते हैं। आवक है, जावक है, इसके अलावा आयात है, निर्यात है, इन शब्दों की सूची बनाइए। आर्थिक विषयों पर प्रकाशित टिप्पणियों और विश्लेषणों को ध्यान से पढ़िए। यानी इसी पेज में अर्थ से संबंधित जो पेज है उस पर टिप्पणियां भी आती है, लोग अपनी टिप्पणियां भी भेज दें और उसमें जो विश्लेषण दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। इन सब के आधार पर 200 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और बताइए कि आर्थिक विषयों पर लेखन अन्य प्रकार के पत्रकारीय लेखन से किस प्रकार अलग है। ये आपको विशेष रिपोर्ट एक समाचार तैयार करना नहीं है, बल्कि आपको ये तैयार करके बताना है इस तरीके की रिपोर्ट कि आर्थिक विषय पर जो लेखन किया गया है, लेखन कार्य जो आर्थिक विषय का है उसकी जो शब्दावली है, उसकी जो भाषा शैली है, वो अन्य प्रकार के पत्रकारीय लेखन से किस प्रकार अलग है। किसी एक समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली मंडी के भाव पर आधारित एक सप्ताह की खबरें और उनका विश्लेषण इकट्ठा कीजिए। एक समाचार पत्र लीजिए, समाचार पत्र में रोजाना का आर्थिक पृष्ठ पढ़िए और उसमें देखिए मंडी के भाव पर, मंडी सब्जी मंडी के जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली सब्जियां उनके भाव हो सकते हैं। हाँ, जितने भी अनाज है उनके भाव हो सकते हैं। रुई है, कपड़ा है, मतलब मंडी हर किसी की होती है। मंडी का मतलब जब थोक में कोई भी सामान बिकता हो उसे मंडी कहते हैं। तो मंडी के भाव पर आधारित एक सप्ताह की जो खबरें हैं वो उनका विश्लेषण इकट्ठा करके आप अपनी एक सूची बनाइए। इसका उसे ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या वे एक सामान्य पाठक की समझ में आ सकती है। जो शब्द उसमें आए हैं, जो सूची आपने बनाई है मंडी के भावों की, क्या एक सामान्य पाठक उसको समझ सकता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि शेयर बाजार के सेंसेक्स इतना चढ़ा या इतना नीचे गिर गया। इसी तरह सोने चांदी के भाव, विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर है, पौंड आदि की कीमत, जरूरी उपभोक्ता की चीज़ों की कीमत या खेती बाड़ी से जुड़ी चीज़ों की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसके पीछे कौन कौन से कारण है। देखो बच्चों, बहुत सामान्य सी चीज़ है। यदि हम सामान्य सा सब्जी मंडी में भी कोई चीज़ लेने जाते हैं, मान लो हमने एक सब्जी खरीदी, टमाटर खरीदा, आज टमाटर 20 रुपये किलो है, लेकिन 3 दिन बाद टमाटर का भाव 50 हो गया। क्यों? क्योंकि मंडी में उसकी आवक कम हो गई। क्यों कम हो गई? कारण कि पीछे कहीं बारिश हो गई, इसलिए जितने भी आने वाले साधन थे वो वहीं रुक गए, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, या जिस जगह से हमारे पास टमाटर आ रहे थे उस जगह कोई बारिश हो गई या फसल खराब हो गई तो अचानक उसके भाव बढ़ गए। तो ये यहाँ यही कहना चाहते हैं लेखन कि उपभोक्ता चीज़ों की कीमत, खेती बाड़ी से जुड़ी चीज़ों की कीमत घटती बढ़ती रहती है। आज किसी चीज़ का क्या भाव है, ये नहीं कि हमारे पास 30 रुपये किलो की कोई चीज़ है तो वो अगले 6 महीने तक 30 रुपये किलो ही रहेगी, ऐसा नहीं है। वो 20 भी हो सकती है, क्योंकि यदि अधिक मात्रा में आ जाए तो वो 20 भी हो सकती है, और कम मात्रा में यदि आती है तो 40-50 तक भी पहुंच सकती है। तो यहाँ कहते हैं कि शेयर बाजार का सेंसेक्स इतना चढ़ा या इतना नीचे गिर गया। हम देखते हैं ना, शेयर बाजार डाउन हो गया या ऊपर चढ़ गया। इसी तरह सोने चांदी के भाव, आप देखो सोने चांदी के भाव कई बार अखबार में आता है, चांदी उछली, सोना लुढ़का, इस तरीके के शब्द आते हैं। जैसे डॉलर है, पौंड है, ये क्या है? ये विदेशी मुद्राएं, इनकी हमारे रुपए की कीमत इनके बराबर कितनी है, मतलब इनकी कीमत, जरूरी उपभोक्ता चीज़ों की कीमत, इन सब चीज़ें जो घटती और बढ़ती रहती है, इनके पीछे कौन कौन से कारण है, ये हमें जानने बहुत ज़रूरी है। आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, या उसके उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, और उन्हें बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, आदि जानकारियों में आम पाठकों की दिलचस्पी होती है। कई लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं, बाहर पढ़ने भेजते हैं विदेशों में। मान लो अमेरिका कोई बच्चा पढ़ने गया, हम तो उसको यहाँ से रुपया दे के भेजेंगे। हमारे पास तो हमारी करेंसी रुपया है, लेकिन वो वहाँ जाकर डॉलर में चेंज हो जाएगा। मान लो 80 रुपये का 1 डॉलर हुआ। 1 डॉलर कितने रुपए का है? मान लो 80 रुपए का है। तो हमारे तो 80 रुपए खर्च हुए, अमेरिका वालों का जो डॉलर है वो तो उनका तो 1 ही रुपया, वो मतलब 1 ही डॉलर मानेंगे, लेकिन हमारे यहाँ 80 रुपए खर्च हो गए। तो इससे क्या है, हमको पता चलना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हमको वहाँ हमारा कितना पैसा विदेश में जा रहा है और कितना पैसा है जो हम नुकसान में जा रहा है, रुपये की कीमत कैसे गिर रही है। ये सब अर्थ से हमको, यानी जो आर्थिक बाजार है उससे हमको ये चीज़ का मालूम होता है। तो इन सब जानकारियों में आम पाठकों को दिलचस्पी रहती है। आप देखो आगे, कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। कारोबार और व्यापार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। हमारा जीवन इन्हीं पर चलता है। किस पर चलता है? कारोबार और व्यापार पर ही हमारा जीवन चलता है। आप देखो आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। ये कहने को मल्टीनेशनल कंपनियां एक तरीके की, ये क्या है, दुकान है जो कि कारोबार चलाती है, व्यापार चलाती है, और जिसमें लाखों लोग, बहुत सारे एम्प्लॉय होती है, बहुत सारे लोगों को ये काम देती है। तो कारोबार और व्यापार और अर्थ जगत का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। इसमें कृषि से लेकर, यानी जो हम एक खेतियारी मजदूर है वहाँ से लेकर भी, वो मजदूर भी व्यापार ही कर रहा है, एक तरीके की खेती
खेती कर रहा है किसी के खेत में, तो कृषि से लेकर उद्योग तक और व्यापार से लेकर शेयर बाजार तक अर्थव्यवस्था से जुड़ी सभी क्षेत्र शामिल है। किसमें? कारोबार और व्यापार और अर्थ जगत के अंतर्गत कृषि से लेकर उद्योग तक, खेती करने से लेकर के बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग जो लगाए जाते हैं, व्यापार से लेकर के व्यापार, जैसे अनाज का व्यापार है, फल सब्जियों का व्यापार है, यानी हर चीज़ का जो व्यापार होता है, कपड़े का व्यापार है, सोने चांदी का व्यापार है, इन सब से लेकर के शेयर बाजार तक। शेयर बाजार आप जानते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर्स में पैसे लगाती है, तो शेयर बाजार तक अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी क्षेत्र किसमें? कारोबार और व्यापार में शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में एक साथ विशेषज्ञता हासिल करना कठिन है। हम सभी चीज़ों में एक साथ विशेषज्ञता हासिल नहीं कर सकते हैं। हम कारोबार कर रहे हैं, कोई बड़ी हमने उद्योग लगा रखा है, तो हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, व्यापार मंडियों में होता है। इसके साथ ही यदि हम क्या शेयर्स का काम कर रहे हैं, तो हम और कोई कारोबार, हम कोई कंपनी नहीं लगा सकते, हम कंपनी का काम नहीं कर सकते, कोई उद्योग जगत में नहीं जा सकते। ये है तो सारे क्षेत्र अर्थ जगत से संबंधित, लेकिन इन सब क्षेत्रों में एक साथ विशेषज्ञता हासिल करना नामुमकिन है, यानी बहुत कठिन है। यही कारण है कि कारोबार और अर्थ जगत में भी आपको कोई खास क्षेत्र चुनना पड़ता है। यदि हम शेयर्स की जानकारी रखते हैं तो हम शेयर्स की समाचार लिखेंगे, यदि हम मंडियों से संबंधित जानकारी रखते हैं तो हम मंडी से संबंधित समाचार लिखेंगे, यदि हम सोने चांदी हीरे जवाहरात से संबंधित जानकारी रखते हैं, उसमें हमको विशेषज्ञ है, तो हम उससे संबंधित पत्रकारिता कर सकते हैं। तो यह लेखक ये कहना चाहता है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सब चीज़ों की एक साथ नॉलेज होना या जानकारी करना बहुत कठिन है। इनमें एक ही चीज़ में हमको विशेषज्ञता हासिल हो सकती है। जैसे कोई शेयर बाजार का विशेषज्ञ है तो कोई निवेश के मामलों का, कोई बैंकिंग का विशेषज्ञ है तो कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ज़्यादा जानता है, कोई बजट का जानकार है तो कोई मंडी का जानकार है। ये सारे कारोबारी व्यापारी हैं, सारे क्या हैं? अर्थ जगत से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबके सब्जेक्ट क्या हैं? अलग अलग है। सरकारी नौकरी बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी सरकारी नौकर हैं, सामने वाला भी सरकारी नौकर है, ये भी सरकारी, लेकिन सबके काम अलग अलग है। कोई पुलिस डिपार्टमेंट में, कोई चिकित्सा डिपार्टमेंट में, और कोई शिक्षा के क्षेत्र में, यानी बहुत सारे अलग अलग विभाग है सब सरकारी नौकरियों में। किसमें? सरकारी नौकरियों में, लेकिन सबके विभाग अलग अलग है। उसी तरह है तो ये सारा अर्थ जगत, कारोबार व्यापार है, लेकिन सबके विभाग अलग अलग है। कोई शेयर बाजार उसका विशेषज्ञ है, कोई निवेश के मामलों का भी, किस तरह पैसे को निवेश किया जाए और निवेश करने के बाद में उस तरह किस तरह पैसे की बढ़ोतरी हो। कोई बैंकिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, तो कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, और कोई बजट का जानकार है तो कोई मंडी का जानकार है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता के महत्व का काफ़ी महत्व बढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच रिश्ता गहरा हुआ है। तो देखो बच्चों, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी सरकारी व्यवस्था है, जो हमारी जीडीपी है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, और हमारी जीडीपी के अनुसार ही जो देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जो उसी के अनुसार ही हमारा देश, इस तरह हम बता सकते हैं कि हमारे देश का स्तर अब क्या है, लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वो अर्थ जगत से ही मालूम चलता है। तो कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व बढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की राजनीति है जो अर्थव्यवस्था से जुड़ गई है। खासकर आर्थिक उदारीकरण और देश में खुली अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद से अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। राजनीति भी इससे अछूती नहीं है, यानी देश में कैसी अर्थव्यवस्था है उसी के अनुसार लोगों का जीवन स्तर तय किया जा सकता है कि भारत में लोगों का जीवन स्तर इतनी ऊंचाई पर है, या इतना ऊंचा चढ़ा हुआ है, या विकसित होने की तरफ जा रहा है, या विकासशील है। ये सब लोगों का जीवन स्तर अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। वैसे भी अर्थनीति और राजनीति के बीच गहरा रिश्ता होता है, इसलिए एक आर्थिक पत्रकार को देश की राजनीति और उसमें हो रहे बदलाव की भी जानकारी होनी चाहिए। आप देखते हो कई बार देशों के प्रधानमंत्री या किसी देश के बड़े किसी सत्ताधारी, जो भी साम्राज्य होता है, या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अगर वहाँ सेना का शासन लग जाता है तो कहते हैं कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ की अर्थव्यवस्था लुढ़क गई है। जिस प्रकार यूक्रेन और रूस में अभी युद्ध हुआ, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था में आया ना परिवर्तन, और उस अर्थव्यवस्था का जो परिवर्तन आया उन दोनों देशों के युद्ध से बहुत सारे देशों पर उसका प्रभाव भी पड़ा। तो जो ये अर्थव्यवस्था है, ये देश की राजनीति से भी जुड़ी हुई होती है। अभी हाल फिलहाल श्रीलंका का जो हम देख रहे हैं, वहाँ क्या सिनेरियो हो रहा है, वहाँ क्या सीन बन रहे हैं, क्या दृश्य बन रहे हैं, उससे क्या है, वो देश की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ रही है। ये बच्चों 2-4 इसके उदाहरण हैं कि देश की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था से किस प्रकार जुड़ती है। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफ़ी जटिल होती है।
आर्थिक मामलों की जो हम पत्रकारिता करते हैं वो सामान्य पत्रकारिता, जो जनरल समाचार होते हैं, सामान्य समाचार होते हैं, उनकी तुलना में बहुत कठिन होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता। उसे आम लोगों की समझ में आने लायक कैसे बनाया जाए, यह आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। जैसे कई लोग तो होते हैं जो शेयर नहीं समझते हैं, कई लोग बिकवाली नहीं समझते हैं, कई लोग आयात नहीं समझते हैं, कई लोग निर्यात नहीं समझते हैं। तो इन सब चीज़ों की, इन शब्दावलियों को इस तरह लिखना चाहिए पत्रकार को समझा करके, यानी शब्दावली तो वो ही रहेगी, बिकवाली है तो बिकवाली ही रहेगी, सूचकांक है तो सूचकांक ही रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब इस तरह परिभाषित कर देना चाहिए ताकि पाठक वर्ग को आसानी से वो शब्दावली समझ में आए। तो आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम सामने वाले अपने पाठक वर्ग को जो ये आर्थिक वर्ग की शब्दावली है उसे किस प्रकार परिभाषित करके समझाएं। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का एक ऐसा पाठक वर्ग भी है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता है। अभी जैसे आप लोग अभी अगर अर्थ से संबंधित अखबार पढ़ोगे तो आपको तुरंत सब कुछ नहीं समझ में आएगा। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो बड़े बड़े उद्योगपति बनेंगे, उनको इन शब्दों की बहुत जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो वो धीरे धीरे जब इसके ऊपर अपने रोज़ इन अखबारों को पढ़ेंगे, इन शब्दों को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो उनके बारे में उनको बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। तो लेखक यहाँ क्या कहना चाहते हैं, कई पाठक वर्ग ऐसे भी हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कारोबारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में उनको काफ़ी जानकारी है। एक आर्थिक पत्रकार को दोनों तरह के पाठकों की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। कौन से दोनों तरह के पाठक? एक तो वो पाठक जो कि आर्थिक शब्दावली अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, अभी कारोबार के क्षेत्र में उन्होंने अपना हाथ डाला है, अभी वो शब्द पढ़ने शुरू किए हैं, तो उन एक पत्रकार की जिम्मेदारी है, आर्थिक पत्रकार की, कि जो नया पाठक वर्ग है उसको वो उनको परिभाषित करे, समझाए उन शब्दों को। और साथ ही एक ऐसा पाठक वर्ग है जो बहुत अधिक मात्रा में इन सब चीज़ों की जानकारी रखता है, उसे तो केवल इतना जानना है कि क्या भाव चढ़े हैं, क्या भाव उतरे हैं। तो उस तरीके का भी हमको क्या करना है, पत्रकारीय लेखन करना है। यानी एक पत्रकार को दोनों पाठक वर्ग के लिए लेखन कार्य करना पड़ता है। इसलिए आर्थिक मामलों पर विशेष लेखन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठकों के लिए लिखा जा रहा है। यानी आर्थिक वर्ग का जो पत्रकारीय लेखन का कार्य है वो उसको लिखते समय, उसका विशेष लेखन करते समय उसकी बारीकियां देखनी चाहिए, उसकी शैली, उसकी शब्दावली और उसकी जो भाषा है वो किस प्रकार है, इनका ध्यान रखते हुए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए यह जो लेख है वो लिखा जा रहा है या ये समाचार लिखे जा रहे हैं, यह देख करके हमको आर्थिक वर्ग का जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो पत्रकार है उसे इस तरीके का लेख लिखना चाहिए। आगे देखो, कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। शेयर बाजार के एक समाचार के उदाहरण पर गौर कीजिए। देखो, कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी जितनी भी रोजमर्रा की खबरें ये क्या उल्टे पिरामिड पे लिखी जाती है। जैसे अपन समाचार लिखते हैं, उल्टे पिरामिड में लिखते हैं, पहले मुख्य समाचार लिख देंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर समापन हो जाएगा। मान लो सोने के भाव बढ़ गए और चांदी के भाव कम हो गए, तो शुरुआत में क्या लिखा जाएगा, सोना इतने से इतने पे उछला, यानी उसके भाव बढ़े, और चांदी इतने से इतने पर लुढ़की, यानी कि चांदी के भाव घटे। अब कारण किस में लिखेंगे, बोड़ी में लिखेंगे कि इस कारण से सोने में उछाल आया और इस कारण से चांदी लुढ़क गई। तो ये सब चीज़ें क्या है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। शेयर बाजार के एक समाचार के उदाहरण पर गौर कीजिए। देखो, स्टॉकिस्ट की चौतरफा बिकवाली से उड़द टूटी, यानी स्टॉक जो लोग कर लेते हैं उन्हें ये शब्द बोला जाता है। जो लोग स्टॉक करके सामान को रख लेते हैं ना, आपने देखा है कई बार किसी चीज़ की कमी आ जाती है, फिर बाद में पता चलता है कि उन व्यापारियों ने स्टॉक कर लिया। तो नई दिल्ली स्थानीय मंडी में स्टॉकिस्ट की चौतरफा बिकवाली से उड़द 2 दिनों में 150 रुपये टूट जाने से गिरकर 3,280 से 3,290 रुपये रह गई। मुंबई में भी 100 रुपये लुढ़क कर 3,100 रुपये बोली गई। मोट भी 100 रुपये गिरकर 2,650 से 2,700 रुपये के विभिन्न स्तरों पर आ गई। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक जिन लोगों ने कर लिया उनकी चौतरफा बिकवाली से, पहले तो उन्होंने स्टॉक कर लिया और स्टॉक करके अब वो तुरंत चौतरफा यानी चारों तरफ से जब वो बेच रहे हैं तो क्या हुआ, उड़द के जो भाव है 2 दिनों में कितने रुपए, 150 रुपये से टूट जाने कर गिरकर 3,280 से 3,290 रुपये तक आ गए। ये एक बच्चों क्या है, जिन लोगों ने स्टॉक किया है उनकी चौतरफा बिकवाली से जो उड़द के भाव गिरे हैं उसका यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि मतलब स्टॉक करने से और फिर लगा एक साथ क्या हुआ, बिकवाली हुई, मतलब बेची गई चीज़ें, तो उससे इस तरह भाव गिर करके क्या हुआ, नीचे निम्न स्तर पर आ गए हैं। आगे देखो, मसूर भी ललितापुर एवं सिहोरा लाइन से प्रचुर मात्रा में आने एवं ग्राहक के कमजोर होने से 25/50 रुपये टूटकर मोटी 900 रुपये एवं टोटी 2,450 रुपये रह गई। अब यहाँ लेखक क्या लिख रहा है, देखो भाषा देखो कैसी है,
आर्थिक पत्रकार की, वो ये कह रहे हैं जो मसूर, साबुत मसूर आता है उसमें क्या है, वो ललितपुर एवं सोहरा लाइन से प्रचुर मात्रा में आ रहा है, यानी बहुत अधिक मात्रा में आने लग गया। तो ग्राहक है जो कमज़ोर है, ग्राहक खरीद नहीं रहे, क्योंकि जो बड़े बड़े मंडियों के लोग होते हैं वो कम खरीदते हैं, किसानों की तरफ से ज़्यादा आ रहा है तो वो इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है और इसके भाव क्या है, बहुत गिर गए हैं। इसलिए वो क्या है, इतने रुपये टूट करके यानी सस्ती हो करके मोटी, जो साबुत मोटी मसूर है वो, और टोटी यानी कि जो जिसके टुकड़े हो चुके हैं वो इतने रुपए रह गई है। मोटी 1900, टोटी 2450 रुपये रह गई है। अरहर में भी 25 रुपये की मंदी आ गई। मंदी का मतलब सस्ती हो गई है, जिससे यहाँ भी बिलों की मांग ठंडी पड़ने स्टॉक को की बिकवाली से 46/50 रुपये गिर करके 2325, 2375 रुपये भाव रह गए। इसकी दाल में भी 50 रुपये की मंदी आ गई है। ये देखो, एक आर्थिक पत्रकार ने, जो आर्थिक पत्रकार है उसने उड़द दाल के भाव, उसने मसूर के भाव, इसके साथ ही उसने क्या किया है, तीसरी चीज़ और बताइए, अरहर के भाव में किस प्रकार मंदी आई है और क्यों मंदी आई है, ये भी उसने कारण इसमें बताया है। क्योंकि लोगों ने स्टॉक कर लिया और स्टॉक करके फिर वापस से बिकवाली करने लगे, चौतरफा यानी एक साथ जब बिकवाली होने लगी, बिकने लगी तो चीज़ क्या है, सस्ती हो गई। उसी तरह अरहर क्या है, अरहर प्रचुर मात्रा में आ रही है, ये मसूर है जो प्रचुर मात्रा में आ रही है तो उसके भी रुपए टूट गए। साथ ही अरहर में भी 25 रुपये की मंदी आ गई। और यहाँ मिलें क्या है, मिलें अब मांग ठंडी पड़ गई मिलों में। भाई अरहर की दाल बनाने की जो मिलें उनकी मांग ठंडी पड़ गई, उनको अब कम चाहिए, उनके पास स्टॉक बहुत इकट्ठा हो गया है। तो क्या ये इसके भी जो रुपए हैं, जो भाव है वो गिर गए हैं, यानी ये भी ये सस्ती हो गई है और इसकी दाल में भी 50 रुपये की मंदी आ गई है। इन रोज़मर्रा की खबरों के अलावा सोने की बढ़ती कीमतों का विश्लेषण करता एक फीचर प्रस्तुत है जो विशेष लेखन का एक अच्छा उदाहरण है। तो देखो, ये रोज़मर्रा की खबरें, अभी हमने ये जो एक आर्थिक पत्रकार का जो हमने एक लिखा हुआ पेज के ऊपर समाचार देखा, उसके अलावा देखो सोने की बढ़ती कीमत, सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही है उसका विश्लेषण करना है, उसका भी एक यहाँ फीचर दिखाया गया है जो कि विशेष लेखन का एक अच्छा उदाहरण है। हम इस फीचर को, जो कि सोने की कीमत बढ़ा रहा है, इस फीचर को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप जो ये आर्थिक पत्रकार का जो लेखन कार्य किया गया है, आप इसको पढ़िए और पढ़ करके इसके शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।